जैसा हमने पिछली वीडियो में बताया था कि बाबर तीसरी बार समरकंद हारने के बाद कोशिश करता है कि किसी तरह अपनी एम्पायर को उज़्बेक इलाकों से ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए ताकि उज़्बेक लोगों का डर उसको इतना ज़्यादा ना रहे। उसके जहन में आता है इंडिया और वो कोशिश करता है इंडिया में अपनी एम्पायर को बढ़ाने का। ये वक्त होता है 1519 यानी 1519। अब बाबर आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेडिशन करना स्टार्ट करता है इंडिया की तरफ, मोस्टली नदर्न इंडिया या पंजाब की। और अंटिल 1524 उसके जहन में ऐसा कुछ नहीं होता कि वो पंजाब से आगे भी जाएगा। वो सिर्फ और सिर्फ उसके जहन में जो जगह होती है वो चनाब रिवर के पास होती है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मौजूद है। खैर 1524 में बाबर को एक खत मिलता है लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोधी का, जो कि उस वक्त गवर्नर होते हैं इब्राहिम लोधी की तरफ से, और इब्राहिम लोधी के मामू का अलाउद्दीन। ये दोनों बाबर को खत लिखते हैं और उसको बताते हैं कि इस वक्त इब्राहिम लोधी की सल्तनत एक बहुत वीक सल्तनत है, तो क्यों ना इस पर कब्जा किया जाए। एक तरह से बाबर को इन्विटेशन मिलता है। बाबर ऑलरेडी जगह ढूंढ रहा था, कैसे इन्विटेशन को रिजेक्ट करता, बाबर इस पर खुश हो जाता है और दौलत खान लोधी को कहता है कि खत लिखो, एक एम्बेसडर भेजो इब्राहिम लोधी के पास, जिसमें बाबर को रूलर डिक्लेयर कर दो। इब्राहिम लोधी के खिलाफ इस साजिश को ऐसे ही रचा जाता है और दौलत खान लोधी एक एम्बेसडर को इब्राहिम लोधी के पास भेजता है। लेकिन इब्राहिम लोधी को ऑब्वियसली, वो भी सुल्तान है, उसको इस एम्बेसडर पे बहुत गुस्सा आता है और वो इसको कैद कर लेता है और कुछ महीनों के बाद इसको रिहा करता है। खैर बाबर को ये बात बहुत बुरी लगती है और बाबर आहिस्ता आहिस्ता इब्राहिम लोधी की तरफ आने लगता है ताकि पहले दौलत खान लोधी की तरफ आए, लाहौर पहुंचे और लाहौर पहुंचे के अपनी आर्मी बनाए और आगे चला। लेकिन जब तक बाबर लाहौर तक पहुंचता है तो इब्राहिम लोधी लाहौर पे हमला कर देता है और दौलत खान लोधी को एक तरह से ओवरथ्रो करवा देता है। अब बाबर एक तरह से परेशान हो जाता है कि अब आगे हमने क्या करना है। खैर बाबर इवेंचुअली लाहौर पहुंचता है। लाहौर पहुंच के इब्राहिम लोधी की फौज को विड्रॉ कराता है, उसको भगाता है और वहां पे आलम खान को एक हाकिम के तौर पे बिठा देता है। अब आलम खान जो है वो हाकिम के तौर पे वहां बैठ जाते हैं। बाबर फिर थोड़ा वापस आ जाता है। अभी तक इसके जहन में दिल्ली सल्तनत को पे कब्जा करने का कुछ मौजूद नहीं। बाबर थोड़ा रिट्रीट करता है और आलम खान वहां मौजूद होता है। आलम खान जब वहां मौजूद होते हैं तो इतने टाइम में वहां पे फिर से हमला हो जाता है और ये जो हमला होता है इसमें बाबर आलम खान जो है ऑलमोस्ट हारने लगता है। बाबर उनको फौजी सप्लाई करता है और एक अंदाजे के हिसाब से 30,000 फौजी तक इनको सप्लाई किए जाते हैं ताकि आलम खान किसी तरीके से आगे बढ़ सके। लेकिन आलम खान बहुत ज्यादा वीक और कमजोर होने लगते हैं। बाबर इवेंचुअली लाहौर तक आता है, लाहौर आके फिर पूरी तरह फतह करता है। जब ये लाहौर पहुंचता ही है इसको एक खबर मिलती है कि दौलत खान लोधी और जो अलाउद्दीन थे इन्होंने पार्टी बदल ली और ये इब्राहिम लोधी के साथ वापस चले गए। खैर बाबर यहां तक पहुंचता है, लाहौर के पास पहुंचता है और इसको अब अंदाजा हो जाता है कि लाहौर में काबिज हैं दौलत खान लोधी। ये फिर आता है, आके दौलत खान लोधी को हटाता है, अपनी वहां पे लाहौर में अपनी सल्तनत कायम करता है और अब इवेंचुअली दौलत खान इससे माफी मांगते हैं, बाबर उनको माफ कर देता है। लेकिन इनका रेनेसेंस क्या होता है कि इनको कभी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बाबर की सल्तनत में दोबारा नहीं मिल पाती। अब बाबर की नजरें गड़ी हुई होती हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ और बाबर 1525 में इवेंचुअली दिल्ली की तरफ जाना स्टार्ट करता है। अब ये पहुंचता है पानीपत के शहर के पास। अब यहां बाबर को इस बात का अंदाजा होता है कि इब्राहिम लोधी एक बहुत बड़ी फौज के साथ आता है और बाबर अभी इतनी सारी जंगें लड़ता आ रहा है, इसकी फौज बहुत ज्यादा डिप्लीट हो चुकी है। इसकी फौज की टोटल तादाद मौजूद है 12,000, यानी सिर्फ 12,000 फौजी बाबर के पास मौजूद। बाबर पानीपत तक पहुंचता है तो अब क्या करता है, ये राइट फ्लैंक एक तरीके से ले लेता है और वहां पे ट्रेंचेस या खंदकें खोद देता है। इसी तरीके से लेफ्ट फ्लैंक भी लेता है और लेफ्ट फ्लैंक पे भी ऐसा ही काम करता है और अपने फौजियों को एक बैलगाड़ियों की सूरत में बहुत सारी बैलगाड़ियां जो हैं ये आगे की फ्रंट की तरफ खड़ी कर देता है, जिसके पीछे इसके फौजी असला लेके खड़े होते हैं। अब इब्राहिम लोधी जब आता है, जो मैंने याद होगा पिछली वीडियो के शुरू में आपको किस्सा सुनाया था, यहां बाबर के पास है 12,000 लोग और सामने इब्राहिम लोधी है 1,00,000 फौजियों के साथ, जिसमें 1,000 या किसी अंदाजे के हिसाब से 100 जंगी हाथी यानी वॉर एलिफेंट्री मौजूद है। इब्राहिम लोधी जब करीब आता है वो आके देखता है ये तो बहुत कोई नैरो सी फॉर्मेशन है बाबर की। वो सोचता है इसको तो मैं बड़े आराम से स्टीम रोल करता हूँ। अब वो आगे आके बाबर की तरफ हमला करना शुरू करता है, लेकिन बाबर एक ऐसी ट्रिक पहले सीख चुका होता है जो इसका इब्राहिम लोधी को कुछ अंदाजा भी नहीं था। यहाँ स्टोरी को थोड़ा रोकते हैं, चलते हैं थोड़ा सा पीछे।
मैंने आपको एक बात बताई थी कि बाबर की कभी भी ऑटोमन से नहीं बनती थी, और उसकी वजह भी थी कि ऑटोमन्स ने बाबर के खिलाफ काफी ज्यादा हमले किए, मतलब लोगों को सपोर्ट किया और उससे समर्थन छीना। तो ऑब्वियसली बाबर की ऑटोमन से बन भी नहीं सकती थी। लेकिन एक ऑटोमन बंदा ऐसा भी था, मुस्तफा नामी, जिसकी बाबर से बहुत ज्यादा बनती थी। बाबर उसको अपनी आर्मी में लेके आता है और उसको अपनी आर्मी के अंदर एक बहुत आला मकाम देता है। वो बंदा साथ में कैनन्स लेके आता है और आके बाबर को और उसकी फौज को सिखाता है कि किस तरीके से कैनन्स और गन पाउडर की राइफल्स को सीज के अलावा ओपन बैटल में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब वापस चलते हैं बैटल की तरफ। बाबर ने जो 2 फ्लैंक्स खोद दिए थे, यानी उन पे खंदक खोदे थे या फिर ट्रेंचेस डिग किए थे, लेफ्ट और राइट पे, इब्राहिम लोदी के वहमो गुमान में भी नहीं होता कि बाबर वहां करने क्या वाला है। बेसिकली बाबर ने वहां पे सारी कैनन गन्स और राइफल के जो बंदे हैं उनको रखा होता है, जो कि इसी बंदे मुस्तफा की कमान में होता है। जब इब्राहिम लोदी आना स्टार्ट करता है तो सेम गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह, जिस तरीके से वॉर ऑफ द बैस्टर्ड में हुआ था या वॉर ऑफ द विंटरफेल में हुआ था, कि सब इसको जॉन स्नो को, जो रामजी की फौज है, साइड से घेर लेती है, सेम इसी तरह जब इब्राहिम लोदी की फौज अंदर आती है, बाबर की फौज उसको चारों तरफ से घेर लेती है। बेशक बाबर की फौज है 12,000 की, लेकिन चारों तरफ से घेर लिया गया और यहाँ पे अब वो कैनन्स फायर करना स्टार्ट कर देते हैं और राइफल्स फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, इब्राहिम लोदी की फौज में हाथी मौजूद थे, एलिफेंट मौजूद थे। अब उनकी तादाद कितनी भी हो, 1000 हो या 100 हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट इब्राहिम लोदी के खिलाफ ही जाता है। और वो हाथी जब ये गन फायर सुनते हैं तो वो बौखला जाते हैं, वो अपनी फौज को ही कुचलना शुरू कर देते हैं। और यूं इब्राहिम लोदी की बहुत ज्यादा फौज इसी मार्के में स्टार्ट में ही एक तरह से खत्म हो जाती है। यानी इब्राहिम लोदी की फौज अभी अटैक भी नहीं कर पाती तो उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है। बाबर की इस टैक्टिक का एक और फायदा ये होता है कि इब्राहिम लोदी की फौज अटैक करने से पहले भागना शुरू कर देती है और इस भगदड़ में बहुत ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो एक अंदाजे के हिसाब से कम 20,000 इब्राहिम लोदी के फौजी इस जंग में मारे गए। और बाबर के कितने फौजी मारे गए, एक अननोन फैक्ट है, क्योंकि हमको वाकई नहीं पता कि क्या इब्राहिम लोदी की फौज बाबर पर हमला भी कर पाई थी या नहीं। खैर, इस जंग में इब्राहिम लोदी भी मारा जाता है। अब इब्राहिम लोदी के हिसाब से भी 2 बातें हमको मिलती हैं। एक बात मिलती है कि वो किसी हाथी के नीचे कुचल के मारा गया, जो कि थोड़ा सा वीक ट्रेडिशन है, और दूसरा ट्रेडिशन हमको मिलता है कि इब्राहिम लोदी का सर तन से जुदा कर दिया, जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है। खैर, बाबर इब्राहिम लोदी को डिफीट करता है और इवेंचुअली दिल्ली में घुस जाता है, और दिल्ली में घुस के बाबर स्टार्ट करता है मुगल एम्पायर। ये वही मुगल एम्पायर है जो आगे जाके इंडिया में मेजर एम्पायर, मेजर पावर बन जाती है। और जब इंडिया सारी दुनिया का फोकस होता है तो उस वक्त मुगल किंग इंडिया में मौजूद होते हैं। बाबर जब सुल्तान इब्राहिम लोदी को ओवरथ्रो करता है तो उसको सिर्फ दिल्ली नहीं मिलता, उसको साथ साथ मिलता है आगरा। और यूं बाबर नॉर्थ इंडिया का एक रूलर बन जाता है। लेकिन बाबर का ख्वाब होता है ओवरऑल इंडिया का रूलर बनना। लेकिन यह भी इतने आराम से पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज्यादा जगह इंडिया में अभी भी राजपूतों के पास है और विजय नागरा एम्पायर के पास है, जो बाबर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। बाबर के अपनी फौज के बहुत ज्यादा लोग चाहते हैं कि ये लोग वापस अफगानिस्तान की तरफ चले जाएं। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह थी हिंदुस्तान का वार्म क्लाइमेट, और ये लोग अकस्टम थे कोल्ड क्लाइमेट के, तो ये लोग चाहते हैं लोग जल्दी से जल्दी वापस चले जाए। लेकिन बाबर तो अब इंडिया को अपना घर बनाने के लिए आया था, बाबर कैसे वापस जा सकता था? खैर, इतनी असना में इसको पता चलता है कि मेवाड़ के जो रूलर हैं, राजपूत रूलर राणा सांगा, वो बाबर के खिलाफ महाजराई तैयार करके खड़े हुए हैं। राणा सांगा बेसिकली एक राजपूत लीडर है, राजपूत रूलर है। ऑब्वियसली राजपूतों की अपनी शान होती है, तो राणा सांगा को भी ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि बाबर एक बाहर के मुल्क से आया, एक फॉरेनर एक इनके मुल्क में आया और आके इनके मुल्क पर कब्जा कर लिया। तो राणा सांगा ये बात चाहते हैं कि किसी तरीके से बाबर को ओवरथ्रो करें और इसको हिंदुस्तान से भगा दें, और साथ साथ राजपूत एम्पायर को भी बड़ा करें और दिल्ली और आगरा भी राजपूत एम्पायर में शामिल हो जाए। खैर, राणा सांगा जो है वो इस बात की तरफ आगे आते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना बाबर पे हमला किया जाए। बाबर जिसने दिल्ली में एक अटैकिंग मूव से जंग जीती थी, यहां ये एक और मूव लेके आता है। यहां बाबर जंग जीतता है डिफेंसिव मूव से। बाबर प्रेजेंट डे राजस्थान में एक जगह है खानवा, वहां जाके अपनी जगह बैठ जाता है और अब डिफेंसिवली वेट करता है कि किसी तरह राणा सांगा आए और आके बाबर वगैरह पर हमला करें। खैर, राणा सांगा जब आते हैं और बाबर वगैरह पर हमला करते हैं तो बाबर फिर से अपनी वो चीज निकालता है जिसने उसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ जितवाया, दी कैनन्स
और साथ में मस्केट गन्स। खैर, अब ये जब आके इसमें हमला करता है तो बाबर अपनी जनरलशिप की वजह से बड़े आराम से राणा सांगा को मार देता है। लेकिन राणा सांगा उस वक्त एक बहुत छोटी आर्मी के साथ बाबर पर हमला करते हैं और बाबर की आर्मी बहुत बड़ी हो जाती है। और जब वो राणा सांगा को मारता है, खत्म करता है, उनकी सल्तनत को ओवरथ्रो करता है, एक तरीके से उनको मार देता है और उनकी भी जगह पर कब्जा कर लेता है, उसके बाद बाबर राणा सांगा की करता है तारीफ और कहता है 2 सबसे खतरनाक जंगें जो मैंने लड़ी उनमें से एक ये जंग। और राणा सांगा की वाकई बहुत ज्यादा तारीफ करता है। अगली जो एक इसकी लड़ाई जिसकी वो बहुत ज्यादा तारीफ करता है वो होते हैं विजयनगरा एम्पायर के किंग, जिनकी कहानी हम अगली बार में आपको भी सुनाने वाले हैं। खैर, जैसे मैंने आपको कहा कि अब बाबर ने राणा सांगा को डिफीट कर दिया, लेकिन राणा सांगा को यह मार नहीं पाता। राणा सांगा उसके चुंगल से बच के निकल जाते हैं। खैर, कुछ टाइम बाद बाबर को पता चलता है कि राणा सांगा फिर से बाबर के खिलाफ फौजों को रिवाइव कर रहे हैं और उसके खिलाफ फिर से हमला करना चाह रहे हैं। यहाँ बाबर ने उनका एरिया पे भी कब्जा कर लिया, तो ऑब्वियसली राणा सांगा को बहुत बुरा लगता होगा और अब वो चाहते थे कि किसी तरह ज्यादा और पावर के साथ आए और आके बाबर को ओवरथ्रो कर दें। अब बाबर भी इंडिया आने के बाद बहुत ज्यादा चालाकी से जंगे लड़ रहा है। बाबर के जहन में आता है कि राणा सांगा का सबसे स्ट्रॉन्ग एलाई है मदीनी राय। अब वो बोलता है कि क्यों ना मैं राय को किसी तरीके से अलग कर दूं राणा सांगा से और ये राणा सांगा आइसोलेट हो जाएंगे। तो बाबर जो है राय को वो शमशाबाद का एरिया देता है कि आप शमशाबाद ले लें और मुझसे एक तरह से आप एलाय मेरे बन जाए। लेकिन ये राय जो है ये बेसिकली मालवा जो सल्तनत है उसके रूलर है, ये इस बात पे अग्री नहीं करते और इस बात को नहीं मानते। ये मौजूद होते हैं फोर्ट ऑफ चंदेरी में। बाबर को जब इस बात का पता चलता है तो बाबर को बहुत गुस्सा आता है। अब बाबर जाके चंदेरी पे हमला कर देता है। बाबर की फौज रात को चंदेरी पे हमला करती है और चंदेरी के लोअर फोर्ट को रात में कब्जा कर लेती है। सुबह पहुंचती है तो बगैर किसी जंग के बड़े आराम से चंदेरी के अपर फोर्ट पे भी बड़े आराम से कब्जा कर लेती है। बाबर ने इस बात का जिक्र अपनी किताब बाबरनामा में भी किया है, जिसमें इसने बहुत ज्यादा हैरत की कि इतने आराम से लोगों ने चंदेरी के पे कैसा कब्जा कर लिया। खैर, अब मदीनी राय बेसिकली राजपूत हैं और राजपूतों में एक रस्म होती है जौहर की। तो मदीनी राय वो जौहर ऑर्गेनाइज कराते हैं। बेसिकली जौहर क्या है? जौहर एक तरह से सुसाइड है, ताकि लोग जो हैं खास तौर पे औरतें और बच्चे दुश्मन के कब्जे में ना आ सके। ये राजपूतों में एक बहुत ज्यादा ब्रेव स्टेप समझा जाता है और वो पूरा जौहर ऑर्गेनाइज कराता है और इवेंचुअली जीत जाते हैं। मतलब जौहर ऑर्गेनाइज कराता है और अपने मिशन में जीत जाते हैं, यानी सब लोग एक मास सुसाइड कमिट कर लेते हैं। बाबर को जब पता चलता है तो बाबर पर्सनली इस बात पे बहुत ज्यादा खुश नहीं होता और उसको बहुत ज्यादा बुज़दिलाना स्टेप कहता है, बहुत ज्यादा कावर्डली स्टेप कहता है। और बाबर फिर यहाँ पे वही करता है जो इसने अफगानिस्तान में पहले किया हुआ था। बाबर यहाँ पे एक स्कल्स का अंबार लगाता है, यानी खोपड़ियों का एक मीनार बनवाता है और जाके उस पे ऊपर बैठता है। ये बेसिकली एक तैमूर लंग से चलती हुई एक तरह की रिवायत थी जो बाबर यहाँ पे लाके वापस रिवाइव करता है। खैर, अब बाबर जब चंदेरी जीत जाता है तो एक तरह से राणा सांगा की हिम्मत खत्म हो जाती है बाबर पर हमला करने की और यूं समझ लें कि बाबर उस वक्त इंडिया का किंग बन जाता है। इंडिया के इस रीजन नदर्न इंडिया से लेकर राजस्थान तक पूरे एरिया का किंग बाबर बन जाता है। अब बाबर की एज सच कोई मेजर जंग नहीं होती और बाबर आराम से अपनी लाइफ एंड तक गुजारता है। खैर, बाबर का बहुत दिल करता है कि वो इवेंचुअली वापस काबुल की तरफ चला जाए, लेकिन उसका दिल हिंदुस्तान में भी इतना लग जाता है कि वो काबुल की तरफ नहीं जाना चाहता। जब बाबर काबुल में होता है तो ये एक बहुत पक्का मुसलमान होता है, बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करता। लेकिन जब हिंदुस्तान आता है तो इसमें काफी ज्यादा लिबरलिज्म आ जाता है और बाबर ड्रिंकिंग की तरफ भी बहुत ज्यादा चला जाता है। लेट लाइफ में ये अपनी ड्रिंकिंग को इवेंचुअली खत्म छोड़ देता है, लेकिन वो तबियत खराब होने की वजह से करता है। लेकिन उसके बाद भी कभी कभी एक आध ड्रिंक जरूर करता था। खैर, अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर ने काफी सारी शादियां की। इनमें से 2-4 शादियां जो है बहुत ज्यादा मशहूर है। एक इसकी पहली शादी थी आयशा सुल्तान बेगम से। आयशा सुल्तान बेगम बेसिकली बाबर की पहली शादी थी, जब ये खुद भी एक बहुत छोटी उम्र में था। बाबर की उम्र 6 साल थी और आयशा सुल्तान की उस उम्र 4 साल थी। लेकिन आयशा सुल्तान जब बाबर के साथ आके इवेंचुअली रहने लगती हैं तो जब बाबर समरकंद हारता है तो आयशा सुल्तान बाबर को छोड़ के चली जाती है और एक तरह से डिवोर्स हो जाता है। बाबर फिर शादी करता है ज़ैनब सुल्तान बेगम से, जो कि चाइल्ड बर्थ में मर जाती है। फिर इसकी शादी होती है महम सुल्तान बेगम से। महम सुल्तान बेगम इसको वो बेटा देती हैं जो इसको सबसे अजीज होता है, हुमायूं, जो कि दूसरा
रॉयल एम्परर या मुगल एम्परर इसके बाद बनता है। इसके अलावा बाबर बहुत ज्यादा और शादियां करता है। इनमें से एक शादी मशहूर होती है गुलरुख बेगम के साथ। गुलरुख बेगम इसको काफी सारे बेटे देती हैं, जिनमें मशहूर हैं कामरान मिर्जा और अस्करी मिर्जा। ये दोनों वही लोग हैं जो हुमायूं के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हो जाते हैं हर मिशन पे और हुमायूं को बार बार ओवरथ्रो करते हैं। खैर ये कहानी है किसी और दिन की। खैर अब बाबर आहिस्ता आहिस्ता आगरा और दिल्ली के दरमियान सेटलमेंट की तरफ सोचता है। बाबर को दिल्ली इतना पसंद नहीं आता जितना उसको आगरा पसंद आता है। वो आगरा जाके सेटल हो जाता है और रहना शुरू करता है, और वहीं पे इसकी तबीयत खराब होती है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसकी मौत के बारे में केम्ब्रिज की जो बुक है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है। उसमें लिखा हुआ है कि बाबर जो है उसकी मौत की वजह उसकी अपनी दुआ थी। इसका बेटा हुमायूं जो मैंने कहा था जो उसको सबसे ज्यादा पसंद था, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और जितने भी तबीब या डॉक्टर्स उस टाइम के होते हैं वो बेसिकली हुमायूं को जवाब दे देते हैं कि हुमायूं मर जाएगा। बाबर उस वक्त बहुत ज्यादा दुआएं करता है और बहुत ज्यादा मन्नत मांगता है, नवनियाजे मांगता है कि किसी तरह हुमायूं बच जाए। और उसकी दुआओं में एक दुआ यह भी होती है कि मुझे मौत आ जाए लेकिन मेरा बेटा बच जाए। और लोग यही देखते हैं कि जैसे जैसे हुमायूं ठीक होना शुरू होता है बाबर की मौत हो जाती है। बाबर की मौत लगभग 1532 एडी में हुई। तो समझें 6 साल तक ये इंडिया में मौजूद रहा और इंडिया में इसने पहली मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी। बाबर पोइट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड था। ये किसी और दिन का टॉपिक है, अगर आप लोग कहेंगे तो कभी बाबर की जो अपनी किताब है बाबरनामा उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सिर्फ एक बात बताता चलूं, ये बाबरनामा बेसिकली बाबर के पोते अकबर के जमाने में छपी थी पहली दफा। खैर ये तो थी हमारी स्टोरी बाबर की। आगे हम बात करेंगे मुगल किंग हुमायूं की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर